दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपनी मालकिन के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी वो अचानक कमरे में आने लगी। तो मैं भागकर जाकर कबर्ड में छुप गई। मैंने सोचा, जब मालकिन कमरे से बाहर चली जाएंगी तो मैं भी बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं उनके कमरे में ना आऊं, और उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं कमरे में बेहद कमी से जाती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज जो सच मेरे सामने आने वाला है वो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरा नाम शिल्पा है और मैं अपने घर में अपने पति राहुल के साथ रहती थी। हमारी शादी को कई साल हो चुके थे और हमारी दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। ना कोई बच्चा था, ना कोई अपना रिश्तेदार जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार थे। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। वो हर सुबह समय पर ऑफिस जाते और शाम को ठीक समय पर घर लौट आते। जैसे ही वो घर आते, पूरा घर खुशियों से भर जाता। हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते, दिन भर की बातें करते, फिर मैं उनके लिए खाना बनाती और हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते। हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें सुकून बहुत था। मैं हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया करती थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो हर हाल में मेरा साथ देता है। राहुल भी हमेशा कहते थे कि शिल्पा, हमारे पास भले ही ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती थी, क्योंकि सच में मेरे लिए उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। एक दिन हमेशा की तरह राहुल सुबह तैयार होकर ऑफिस चले गए। जाते समय उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि आज थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए अगर देर हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना। मैं भी हंसकर बोली थी कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी, जल्दी आ जाना। क्योंकि सच में मेरे लिए उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। एक दिन हमेशा की तरह राहुल सुबह तैयार होकर ऑफिस चले गए। जाते समय उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे कहा था कि आज थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए अगर देर हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना। मैं भी हंसकर बोली थी कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी, जल्दी आ जाना। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और फिर घर से निकल गए। मुझे क्या पता था कि जाते समय उनकी वो मुस्कान आखिरी बार देख रही हूँ। शाम हो गई। मैं रोज की तरह उनके आने का इंतजार करने लगी। मैंने चाय बना ली थी, खाना भी तैयार कर लिया था। बार बार घड़ी देखती और दरवाजे की तरफ नजर जाती। लेकिन समय बीतता गया और राहुल नहीं आए। पहले मुझे लगा कि शायद ऑफिस में कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए देर हो रही होगी। लेकिन रात होने लगी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। मैंने उन्हें कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा था। अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं बार बार घर के बाहर जाकर सड़क की तरफ देखने लगी कि शायद वो आते दिखाई दे जाएं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरी रात मैं दरवाजे के पास बैठी उनका इंतजार करती रही। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सिर्फ डर था। सुबह होने तक भी जब वो घर नहीं लौटे तो मैं खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। सबसे पहले मैं उनके ऑफिस गई। वहां जाकर मैंने उनके साथ काम करने वाले लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि राहुल तो कल शाम समय पर ऑफिस से निकल गए थे। उसके बाद वो कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उनके हर दोस्त के पास गई, हर जान पहचान वाले से पूछती रही, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, हर उस जगह जाकर देखा जहां मुझे जरा से भी उम्मीद थी, लेकिन राहुल का कहीं कोई पता नहीं चला। मैं रोते रोते पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां जाकर उनके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वालों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। क्या किसी से दुश्मनी थी? क्या किसी से झगड़ा हुआ था? क्या वो किसी परेशानी में थे? लेकिन मेरे पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि राहुल बहुत सीधे इंसान थे। उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। पुलिस ने मुझे भरोसा दिया कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन दिन गुजरते गए और कहीं से भी कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन एक हफ्ते में बदला, फिर हफ्ते महीनों में बदल गए। देखते ही देखते 9-10 महीने गुजर चुके थे, लेकिन मेरे पति का आज तक कोई पता नहीं चला था। मैं हर सुबह इसी उम्मीद में उठती थी कि शायद आज कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन हर शाम मेरी उम्मीद टूट जाती थी। मेरे पास जितने पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, क्योंकि घर चलाने वाला कोई नहीं था। राहुल की नौकरी भी बंद हो चुकी थी और मैं घर में अकेली रह गई थी।
जब मेरा गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। कई बार तो मुझे सोच समझकर खर्च करना पड़ता था ताकि अगले दिन के लिए कुछ पैसे बच जाएं। मैं हर रात ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि बस एक बार मेरे पति मुझे वापस मिल जाएं, चाहे वो जिस हाल में हो। मैं उन्हें अपने पास देखना चाहती थी। एक दिन मैं घर में अकेली बैठी थी, तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने दो आदमी खड़े थे। उन्होंने पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इसलिए उन्हें देखकर मुझे लगा कि शायद पुलिस वालों को मेरे पति के बारे में कोई खबर मिली होगी। मेरा दिल उम्मीद से भर गया। मैंने घबराकर उनसे पूछा, क्या मेरे पति का कुछ पता चला है? लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनमें से एक आदमी ने बहुत सख्त आवाज में कहा, ये घर गैर कानूनी जमीन पर बना हुआ है। सरकार ने इसे खाली करने का आदेश दिया है, इसलिए तुम्हें तुरंत ये घर छोड़ना होगा। उनकी बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती ही रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन ये घर तो मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। हमारे पास इसके सारे कागज भी हैं। आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और फिर दोबारा उसी सख्त आवाज में कहा, हमारे पास आदेश है, तुम्हें बहुत जल्दी ये घर खाली करना होगा, वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। उनकी बात सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मेरे पति पहले ही मुझसे बिछड़ चुके थे। अब अगर ये घर भी मुझसे छिन गया तो मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किससे मदद मांगूं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में मेरा अपना कहने वाला अब कोई भी नहीं था। मैंने उन दोनों लोगों के सामने बहुत हाथ जोड़े। मैंने उनसे कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। मेरे पति कई महीनों से लापता हैं। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें तो मैं अपना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। मेरी बातें सुनकर भी उनके चेहरे पर ज़रा भी दया नहीं आई। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, उसके बाद तुम्हें हर हाल में ये घर खाली करना होगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ज़िंदगी में एक साथ इतनी सारी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। पहले मेरे पति बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गए और अब सर छुपाने के लिए मेरा अपना घर भी मुझसे छीना जा रहा था। अगले 2 दिन मैं बस यही सोचती रही कि अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मदद मांगूं। लेकिन मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं था। 2 दिन पूरे होते ही वो दोनों आदमी फिर से वापस आ गए। इस बार उनके साथ कुछ और लोग भी थे। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि अब तुरंत घर खाली करना होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपने घर की हर दीवार को आखिरी बार देखा, हर कोने को देखा जहां मैंने अपने पति के साथ हंसते हुए इतने खूबसूरत पल बिताए थे। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने अपनी थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें एक पुराने बैग में रखी और भारी दिल के साथ उस घर से बाहर निकल गई, जिस घर को मैंने और राहुल ने मिलकर अपने सपनों से सजाया था। आज उसे छोड़ते समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छिन गया हो। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उस रात मैंने सड़क के किनारे बैठकर ही रात गुजारी। पूरी रात नींद नहीं आई। कभी अपने पति की याद आती तो कभी अपने उजड़े हुए घर की। आंखों के सामने बार बार वही सब घूमता रहा। सुबह हुई तो मैंने फैसला किया कि अगर मुझे जीना है तो खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर घूमती रही। सबसे पहले मैंने कई फैक्ट्रियों में जाकर काम मांगा। मुझे लगा कि अगर कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन जहां भी जाती लोग मेरा नाम पूछते, फिर कहते कि तुम्हारे पास कोई अनुभव है। मैंने कहा कि नहीं, तो फिर पूछते कि कोई डिग्री है। मैंने कहा नहीं। बस फिर वहीं से जवाब मिल जाता कि हमें माफ़ करना, हम तुम्हें काम नहीं दे सकते। मैं पूरे दिन एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक भटकती रही, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। शाम तक मेरे पैर जवाब देने लगे थे। भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन मेरे पास खाने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे। मैं सड़क किनारे बैठकर बहुत देर तक सोचती रही। फिर मैंने खुद से कहा कि अगर फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा तो कोई और काम करना होगा। मेहनत करने में कैसी शर्म, आखिर काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं लोगों के घरों में सफाई और बर्तन का काम करूंगी। उस काम के लिए ना किसी डिग्री की ज़रूरत होती है और ना ही किसी खास तजुर्बे की, बस मेहनत और ईमानदारी चाहिए थी। अगले दिन मैं आसपास के कई घरों में काम पूछने लगी, लेकिन कहीं पहले से नौकरानी थी तो कहीं मुझे मना कर दिया। काफ़ी देर भटकने के बाद मुझे किसी ने बताया
कि पास में एक बहुत बड़ा बंगला है, वहाँ एक नई नौकरानी की ज़रूरत है। ये सुनते ही मेरे अंदर फिर से थोड़ी उम्मीद जगी। मैं तुरंत उस बंगले की तरफ चल पड़ी। जब मैं वहाँ पहुँची तो उस घर को देखकर कुछ पल के लिए रुक सी गई। वो बहुत बड़ा और शानदार बंगला था। ऊंचा लोहे का गेट, सुंदर बगीचा, महंगी गाड़ियाँ और चारों तरफ ऐसी सजावट जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर के बाद एक महिला बाहर आई। उनका नाम प्रिया था। वो उस पूरे बंगले में अकेली रहती थी। पहली नज़र में ही उसके चेहरे से घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, क्या काम है? मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे काम चाहिए। मैं सफाई, बर्तन, खाना बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। उसने कुछ देर तक मुझे ध्यान से देखा, फिर बोली, अगर काम कर सकती हो तो रख सकती हूँ, लेकिन मेरी शर्तें माननी होंगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उसने मुझे बताया कि सुबह बहुत जल्दी आना होगा, पूरे घर की सफाई करनी होगी, बर्तन धोने होंगे, कपड़े धोने होंगे और जो भी काम कहा जाए वो बिना बहस किए करना होगा। उसने जो तनख्वाह बताई वो बहुत कम थी, लेकिन उस समय मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने दिनों बाद मुझे पहली बार कोई काम मिला था। मैंने बिना किसी शिकायत के उसकी हर बात मान ली। अब धीरे धीरे मेरा गुजारा फिर से चलने लगा। मैं सुबह से शाम तक उसके बंगले में मेहनत करती और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपना पेट भर लेती और किसी तरह अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने लगी। लेकिन मेरे दिल में आज भी एक ही दर्द था कि न जाने मेरे पति राहुल कहाँ होंगे, क्या वो जिंदा होंगे या नहीं, और क्या मैं उन्हें कभी दोबारा देख भी पाऊंगी या नहीं। यही सवाल हर रात मेरी आंखों से नींद छीन लेते थे। लेकिन फिर भी मैं हर सुबह खुद को संभालकर नई उम्मीद के साथ काम पर निकल जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद एक दिन किस्मत फिर से मेरी जिंदगी बदल दे। मुझे काम मिल चुका था और उसी घर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया गया था। अब कम से कम मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि रात को कहाँ सोऊंगी या अगले दिन खाना कैसे मिलेगा। मैं हर रोज सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी। सूरज निकलने से पहले ही अपने सारे काम शुरू कर देती थी। सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती, फिर पोछा करती, उसके बाद बर्तन धोती, रसोई साफ करती, फिर नाश्ता तैयार करती, उसके बाद एक एक कमरे की धूल साफ करती। वहाँ इतने बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे कि उन्हें चमकाने में ही बहुत समय लग जाता था। अगर किसी शीशे पर एक भी उंगली का निशान रह जाता तो मालकिन तुरंत गुस्सा हो जाती थी। इसलिए मैं हर काम बहुत ध्यान से करती थी। पूरे घर का फर्श इतना बड़ा था कि उसे रगड़ रगड़ कर साफ करते करते मेरे हाथों में दर्द होने लगता था। कई बार हथेलियों की चमड़ी भी छिल जाती थी, लेकिन मैं बिना कुछ कहे अपना काम करती रहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये नौकरी चली गई तो मेरे पास फिर से कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उस घर में एक बात शुरू से ही मुझे बहुत अजीब लगती थी। घर का नीचे वाला हिस्सा हमेशा बंद रहता था। वहां जाने वाली सीढ़ियों के सामने एक बहुत बड़ा और भारी लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी पुराने कैद खाने का दरवाजा हो। उस दरवाजे पर हमेशा बड़ा सा ताला लगा रहता था। मैंने कभी किसी को उसे खोलते हुए नहीं देखा था। पहले दिन ही मालकिन ने मुझे बहुत सख्त आवाज में कहा था कि इस दरवाजे के पास भी मत जाना और नीचे जाने की तो कभी कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उनकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि मैं डर गई थी। मैंने बिना कोई सवाल पूछे उनकी बात मान ली और फिर कभी उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब भी मैं उस बंद दरवाजे के पास से गुजरती, मेरे मन में यही सवाल आता कि आखिर नीचे ऐसा क्या है जिसे मुझसे इतना छिपाया जा रहा है। फिर मैं खुद को समझा देती कि मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है। इसलिए मैं अपने काम में लगी रहती थी। मालकिन ने मुझे एक और सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि तुम मेरे कमरे में कभी मेरे सामने मत आना। मैं जब घर पर रहूं तब मेरे कमरे के आसपास भी दिखाई मत देना। अगर मुझे अपने कमरे की सफाई करवानी होगी तो मैं ऑफिस चली जाऊंगी या किसी काम से बाहर निकलूंगी। उसके बाद तुम अंदर जाकर सफाई कर देना। मैं उनकी हर बात चुपचाप मान लेती थी। मुझे उनसे इतना डर लगने लगा था कि अगर गलती से भी सामने पड़ जाती तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मैं हमेशा यही कोशिश करती थी कि उनका सामना कम से कम हो। पूरे दिन मैं मशीन की तरह काम करती रहती थी। सुबह से लेकर रात तक मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। कभी रसोई में खाना बना रही होती, कभी कपड़े धो रही होती, कभी पूरे घर की साफ सफाई कर रही होती, तो कभी खिड़कियां और शीशे चमका रही होती। इतने बड़े बंगले की सफाई करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बिना शिकायत किए सब करती रहती थी, क्योंकि मुझे अपने हालात याद थे और मैं दोबारा सड़क पर नहीं आना चाहती थी।
उस घर में मेरे अलावा एक और नौकर भी था जो वहाँ माली का काम करता था। उसकी उम्र मुझसे थोड़ी ज्यादा थी और वो कई सालों से उसी बंगले में काम कर रहा था। घर के पीछे बहुत बड़ा बगीचा बना हुआ था। वहाँ तरह तरह के फूलों के पौधे थे, लंबे लंबे पेड़ थे, सुंदर घास लगी हुई थी और बीच में एक छोटा सा फव्वारा भी था। उस पूरे बगीचे की देखभाल वही करता था। कभी कभी जब हम दोनों का काम एक साथ खत्म होता तो थोड़ी देर बातें हो जाती थी। एक दिन मैंने उससे धीरे से पूछा कि मालकिन हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है। तब उसने इधर उधर देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में कहा कि जितना कम जानोगी उतना अच्छा रहेगा। बस इतना समझ लो कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर उन्हें कहीं थोड़ी सी भी धूल दिखाई दे जाए या काम में जरा सी भी कमी नजर आ जाए तो वो उसी समय नौकर को नौकरी से निकाल देती हैं। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को यहाँ से जाते देखा है, इसलिए हमेशा संभल कर काम करना। उसकी बात सुनकर मेरे मन का डर और भी बढ़ गया। अब मैं पहले से भी ज्यादा सावधानी से हर काम करने लगी थी। मैं बार बार सफाई देखती, कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई, कहीं फर्श पर धूल तो नहीं रह गई, कहीं बर्तन ठीक से साफ हुए या नहीं, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में बचानी थी। लेकिन इन सब के बीच मेरे मन में उस बंद लोहे के दरवाजे को लेकर जिज्ञासा हर दिन बढ़ती जा रही थी। कई बार देर रात मुझे ऐसा लगता जैसे उस नीचे वाले हिस्से से बहुत हल्की सी कोई आवाज आई हो। कभी लगता जैसे किसी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी हो, तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ बोल रहा हो। मैं घबराकर उठ बैठती, लेकिन जब ध्यान से सुनती तो फिर सब कुछ शांत हो जाता। मैं खुद को समझाती कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता था। मुझे बार बार लगता था कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है, जिसे मालकिन हर हाल में दुनिया से छिपाकर रखना चाहती हैं। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही राज मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मैं पूरे घर का काम करती थी। सुबह आँख खुलते ही मेरा काम शुरू हो जाता था और रात तक चलता रहता था। पूरे दिन में एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठ पाती थी। कभी झाड़ू लगाती, कभी पोछा करती, कभी बर्तन धोती, कभी रसोई में खाना बनाती, तो कभी कपड़े धोती। इतने बड़े बंगले का काम अकेले करना आसान नहीं था, लेकिन मैं बिना किसी शिकायत के सब करती रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये नौकरी चली गई तो मेरे पास फिर से कुछ भी नहीं बचेगा। शाम तक मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होने लगता था कि कई बार तो लगता था कि अब एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल लेती थी और अगले काम में लग जाती थी। मालकिन बहुत सख्त थी, इसलिए मैं हर काम बहुत ध्यान से करती थी, कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसी डर में पूरा दिन निकल जाता था। जब तक वो घर में रहती थी, मेरे दिल में हमेशा एक डर बना रहता था। मैं उनके सामने कभी नहीं जाती थी और कोशिश करती थी कि वो मुझे देखे बिना ही मेरा काम पूरा हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस या किसी दूसरे काम से बाहर चली जाती, तब मुझे थोड़ी राहत महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरे घर का डर कुछ समय के लिए खत्म हो गया हो। उसी समय मैं उनके कमरे की सफाई करने जाती थी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि उनके सामने उनके कमरे में कभी मत आना। मैं धीरे धीरे उनके कमरे का दरवाज़ा खोलती और अंदर चली जाती थी। उनका कमरा पूरे बंगले का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत कमरा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी महल का कमरा हो। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और सुंदर बिस्तर रखा हुआ था, जिस पर हमेशा साफ और महंगी चादर बिछी रहती थी। उसके ऊपर मुलायम तकिए तरीके से सजाए रहते थे। दीवारों पर बहुत बड़ी चमकदार पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिनकी कीमत का मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। कमरे में महंगे पर्दे लगे हुए थे, जो हल्की हवा चलने पर धीरे धीरे हिलते रहते थे। एक तरफ बहुत बड़ी खिड़की थी, जहां से धूप सीधे कमरे में आती थी और पूरा कमरा चमक उठता था। दूसरी तरफ लकड़ी की बहुत बड़ी अलमारी बनी हुई थी, जिसे देखकर ही समझ आ जाता था कि उसके अंदर बहुत कीमती सामान रखा होगा। जब मैं सफाई करती तो अलमारी खोलकर उसके बाहर वाले हिस्से और अंदर की धूल भी साफ करती थी। उसके अंदर बहुत सारे महंगे कपड़े तरीके से टंगे रहते थे। अलग अलग रंग की साड़ियाँ, सूट और महंगे कपड़े इतने अच्छे से रखे होते थे जैसे किसी दुकान में सजाए गए हों। नीचे की तरफ कई जोड़ी महंगे जूते रखे थे और एक अलग हिस्से में तरह तरह के पर्स और दूसरे सामान रखे हुए थे। मैं उन चीज़ों को सिर्फ साफ करने के लिए हाथ लगाती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। इसलिए मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से उठाती, धूल साफ करती और बिल्कुल उसी जगह वापस रख देती जहाँ पहले रखी होती थी। मैं कई बार सफाई करते समय खुद से गिनती भी करती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ताकि बाद में गलती ना हो जाए। कमरे में एक बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल भी थी,
जिस पर महंगे इत्र, कंघियां, मेकअप का सामान और कई छोटी छोटी शीशियां रखी रहती थी। मैं उन्हें भी बहुत संभाल कर साफ करती थी, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी चीज गिर जाती या टूट जाती तो शायद मेरी पूरे महीने की तनख्वाह भी उसकी कीमत नहीं चुका पाती। सफाई करते समय मैं हमेशा बहुत धीरे धीरे काम करती थी, ताकि किसी चीज से आवाज भी न हो। कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सफाई नहीं बल्कि किसी परीक्षा से गुजर रही हूँ, जहाँ छोटी सी गलती भी मुझे बहुत भारी पड़ सकती थी। इसलिए मैं हर कोना बहुत ध्यान से साफ करती थी, बिस्तर ठीक करती, पर्दे सीधा करती, मेज पर रखी चीजें बराबर करती और फिर पूरे कमरे को एक बार दूर खड़े होकर देखती थी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। उसके बाद ही मैं बाहर निकलती थी। ये काम मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि पूरे घर में सबसे ज्यादा डर मुझे इसी कमरे में लगता था। न जाने क्यों जब भी मैं वहां अकेली होती, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कई बार मैं अचानक पीछे मुड़कर देखती, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर भी मेरे मन का डर कम नहीं होता था। मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके कमरे से बाहर निकल जाती और दरवाज़ा धीरे से बंद कर देती। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसी कमरे की सफाई करते करते एक दिन मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ने वाली थी, जो इस पूरे बंगले का सबसे बड़ा राज मेरे सामने खोल देगी, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। इतना काम करने की वजह से मेरे हाथों में, कमर में और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। सुबह से लेकर रात तक लगातार काम करते करते ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हो। कई बार झाड़ू लगाते समय मेरी कमर सीधी नहीं हो पाती थी, पोछा लगाते मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे, और पूरे बंगले में इधर से उधर भागते भागते मेरे पैरों में इतनी तकलीफ होने लगती थी कि रात को बिस्तर पर लेटते ही ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने उनमें से जान ही निकाल ली हो। कई बार मेरे पैरों में सूजन भी आ जाती थी, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तकलीफ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अगर मैं एक दिन भी काम छोड़ देती तो शायद मेरी नौकरी चली जाती। इसलिए मैं अपने दर्द को छिपाकर हर रोज मुस्कुराने की कोशिश करती और फिर से काम में लग जाती थी। लेकिन सच कहूँ तो मेरे शरीर का दर्द इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा दर्द मेरे दिल में था। मेरा सबसे बड़ा दुख ये था कि आज तक मुझे अपने पति राहुल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। हर दिन काम करते हुए हर पल उनकी याद मेरे साथ रहती थी। जब मैं रसोई में खाना बनाती तो याद आता कि राहुल को कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा पसंद थी। जब मैं चाय बनाती तो याद आता कि वो हमेशा कहते थे, शिल्पा, चाय थोड़ी मीठी बनाना। जब मैं रात को अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठती तो उनकी बातें याद करके मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते थे। मैं अक्सर ऊपर वाले से यही पूछती थी कि आखिर मेरे पति कहाँ हैं? क्या वो जिंदा हैं? क्या वो किसी मुसीबत में है, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है जो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं हर दिन इसी उम्मीद में जी रही थी कि शायद एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक होगी और राहुल मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े होंगे। लेकिन हर दिन मेरी ये उम्मीद टूट जाती थी। एक दिन की बात है, मालकिन सुबह तैयार होकर हमेशा की तरह अपने काम से बाहर चली गईं। मैं खिड़की के पास खड़ी थी, तभी मैंने उनकी गाड़ी बंगले से बाहर निकलने की आवाज़ सुनी। गेट खुला और कुछ ही पल बाद गाड़ी दूर चली गई। उस आवाज़ को सुनते ही मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो रात से पहले वापस नहीं आएंगी और मैं आराम से उनके कमरे की सफाई कर सकती हूँ। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर उनके कमरे तक पहुंची और हमेशा की तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। कमरा बिल्कुल शांत था, खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी और पूरा कमरा चमक रहा था। मैंने सफाई का सामान उठाया और अपना काम शुरू कर दिया। पहले मैंने मेज़ की धूल साफ की, फिर शीशे चमकाए, उसके बाद बिस्तर ठीक करने लगी। लेकिन मेरा मन उस दिन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे पति राहुल का चेहरा घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर वो आज मेरे साथ होते तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। शायद मुझे इस तरह लोगों के घरों में काम ना करना पड़ता। शायद मैं आज भी अपने छोटे से घर में उनके साथ खुश होती। ये सोचते सोचते मेरी आंखें भर आईं। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और फिर दोबारा सफाई करने लगी। तभी मेरी नज़र कमरे के कोने में रखी एक छोटी सी मेज़ पर पड़ी। वहाँ कुछ फाइलें और कागज़ रखे हुए थे जो पहले कभी मैंने नहीं देखे थे। शायद मालकिन आज जल्दी में उन्हें वहीं छोड़कर चली गई थी। मैंने पहले तो उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे दूसरों की चीज़ों में झांकने की आदत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक खिड़की से तेज़ हवा का झोंका आया और उन कागज़ों में से एक फाइल नीचे गिर गई। उसके अंदर से कुछ कागज़ फर्श पर फैल गए। मैं घबरा गई, क्योंकि अगर मालकिन वापस आकर देखती कि उनके कागज़ बिखरे पड़े हैं
तो वो बहुत ही गुस्सा करती, इसलिए मैं तुरंत नीचे झुककर उन्हें उठाने लगी। जैसे ही मैंने पहला कागज उठाया, मेरी नज़र उस पर लिखे एक नाम पर पड़ी और उस नाम को पढ़ते ही मेरी सांसें जैसे रुक गईं। उस कागज पर साफ-साफ मेरे पति का नाम राहुल लिखा हुआ था। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन नाम वही था, राहुल। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसकी आवाज़ मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे मन में एक ही सवाल बार-बार उठने लगा कि मेरे पति का नाम मालकिन के कमरे में रखी इस फाइल में कैसे हो सकता है। मैं कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मेरे अंदर डर भी था और अपने पति के बारे में सच जानने की बेचैनी भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में जो सच्चाई मेरे सामने आने वाली है, उसे जानकर सच में मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर अचानक मेरे कानों में मालकिन की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। मेरा दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वो वापस आ चुकी हैं। मैं घबराकर जल्दी जल्दी फर्श पर गिरे हुए कागज समेटने लगी। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद किसी के तेज कदमों की आहट मेरे कानों में आने लगी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मालकिन सीधे अपने कमरे की तरफ ही आ रही हैं। उस समय अगर वो मुझे उन कागजों के साथ देख लेती तो सब कुछ खत्म हो जाता। मैं इतनी बुरी तरह घबरा गई कि मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी मेरी नज़र सामने रखी बड़ी अलमारी पर गई। मैंने जल्दी से सफाई का सामान उठाकर बिस्तर के नीचे सरका दिया और बिना एक पल गवाए अलमारी का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर जाकर छिप गई। मैंने बहुत धीरे से अलमारी का दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे डर लग रहा था कहीं उसकी आवाज़ बाहर तक न पहुंच जाए। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि मेरी सांसों की आवाज़ भी बाहर न जाए। कुछ ही पल के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकिन अंदर आ गईं। मैं अलमारी के छोटे से छेद से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। वो कमरे में इधर-उधर टहल रही थी, लेकिन आज उनका व्यवहार रोज़ जैसा नहीं था। आज वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और बार-बार हंस रही थी। मैं ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी, तभी उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, वो बेवकूफ़ औरत जो आज भी यही समझती है कि वो सिर्फ मेरे घर में काम कर रही है। उसे तो ये भी नहीं पता कि जिस औरत की यहाँ वो नौकरानी बनकर रह रही है, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सौतेली ननंद है। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरी सांसें रुक गईं। मैं अपनी जगह पत्थर की तरह खड़ी रह गई। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मैं बार-बार सोचने लगी कि ये क्या कह रही है? मेरी सौतेली ननंद? लेकिन कैसे? मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरे पति की कोई सौतेली बहन भी है। मैं अभी यही सोच ही रही थी कि वो फिर से बोलने लगी, मैं इस औरत से और उसके पति दोनों से बहुत नफरत करती हूँ। मुझे इन दोनों को हर दिन तड़पता हुआ देखकर बहुत सुकून मिलता है। उसे लगता है कि उसका पति न जाने कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसे क्या पता कि उसका पति कहीं नहीं गया, बल्कि मैंने ही उसे अपने इस घर के नीचे बने कैद खाने में बंद करके रखा हुआ है। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मेरे मन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राहुल। राहुल जिंदा है और इसी घर में कैद है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन मैं आवाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने मुझे देख लिया होता तो शायद मैं भी कभी इस घर से जिंदा बाहर नहीं निकल पाती। वो फोन पर लगातार बोलती जा रही थी। उसने कहा, मैं उसे मारना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि वो हर दिन जिंदा रहे और हर पल तड़पे, जैसे मैं बचपन से तड़पती रही हूँ। उस आदमी ने जो मेरा सौतेला बाप बना, उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी असली पिता की मौत के बाद मेरी माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। तभी उनके ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी उनकी जिंदगी में आया। मेरी माँ उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर मुझसे शादी करनी है तो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रखोगी और मेरे बेटे को अपना बेटा बनाकर पालोगी। मेरी माँ उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने बिना कुछ सोचे मुझे मेरी मौसी के घर भेज दिया और उसके बेटे को अपना बेटा बना लिया। मैं अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन किसी ने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दूसरी तरफ मेरा सौतेला भाई अपनी माँ के प्यार में पलता रहा। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी कोई सौतेली बहन भी है। मैं बचपन से लेकर आज तक अपनी माँ के लिए रोती रही और उसी दर्द ने मुझे आज पत्थर बना दिया।
आज जो मैं कुछ भी कर रही हूँ, वो उसी दर्द का बदला है। मैं उसके बाप को कभी माफ़ नहीं कर सकती, जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, और अब मैं उसके बेटे और उसकी पत्नी को भी कभी खुश नहीं रहने दूँगी। मैं उसे मारूँगी नहीं, मैं उसे ज़िंदा रखूँगी, ताकि वो हर दिन अपनी आज़ादी के लिए तड़पे और उसकी पत्नी हर दिन उसके इंतज़ार में आँसू बहाए, जैसे मैं अपनी माँ के लिए तड़पी थी। उसकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। अब मुझे समझ आ चुका था कि इतने महीनों से मेरे पति कहाँ थे और क्यों कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि वो इस घर के नीचे बने उसी बंद हिस्से में कैद थे, जहाँ जाने से मुझे हमेशा रोका जाता था। अब उस लोहे के दरवाजे का राज भी मेरे सामने खुल चुका था। मेरा मन कर रहा था कि उसी समय बाहर निकलकर अपने पति को ढूंढूं, लेकिन मैं जानती थी कि जरा सी भी जल्दबाजी हम दोनों की जान खतरे में डाल सकती है। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने बहुत धीरे से अपना फ़ोन निकाला और बिना कोई आवाज़ किए उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि मेरे पास उसके हर जुर्म का सबूत हो, ताकि बाद में कोई भी उसकी बातों से मुकर न सके। मैं पूरी सावधानी से फ़ोन को पकड़े रही और उसकी एक-एक बात रिकॉर्ड होती रही। उस समय मुझे पहली बार लगा कि ऊपर वाले ने शायद मुझे आज यहाँ इसीलिए छिपाया था, ताकि मैं अपने पति की सच्चाई जान सकूं। और अब मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं अपने पति राहुल को उस कैद खाने से हर हाल में बाहर निकाल कर रहूंगी। मैं उसकी कही हुई हर बात अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने अपने फ़ोन को मजबूती से पकड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि यही रिकॉर्डिंग मेरे पति को बचाने का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरे दिल में एक तरफ खुशी थी कि मेरा पति राहुल जिंदा है, वो इस दुनिया में है और मुझसे सिर्फ कुछ ही दूर इसी घर में कैद है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा दर्द भी था कि पिछले 10-11 महीनों से वो न जाने कितनी तकलीफों में रहा होगा, उसने क्या-क्या सहा होगा, उसने कितनी बार मुझे पुकारा होगा और मैं उसे ढूंढते हुए दर-दर भटकती रही। लेकिन मुझे कभी सच का पता ही नहीं चल पाया। ये सोचकर मेरा दिल फट रहा था। मैं चाहकर भी रो नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मेरी ज़रा सी भी आवाज़ बाहर चली जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। मालकिन अब भी फ़ोन पर लगातार बोलती जा रही थी और हर शब्द के साथ उसकी असली सच्चाई मेरे सामने खुलती जा रही थी। वो हंसते हुए कह रही थी कि सिर्फ तुम्हारे पति को कैद करना ही काफ़ी नहीं था। मैं चाहती थी कि तुम भी हर दिन तड़पो, इसलिए मैंने ही नकली पुलिस वालों को तुम्हारे घर भेजा था। मैंने उन्हें पुलिस की वर्दी पहनाकर भेजा और उनसे कहलवाया कि तुम्हारा घर सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है और उसे तुरंत खाली करना होगा। मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, तुम मजबूरी में सड़क पर आ जाओगी और फिर एक दिन मेरे ही घर नौकरी मांगने आओगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। तुम अपना घर छोड़कर सड़क पर आ गई और आखिरकार मेरे बंगले तक पहुंच ही गई। वो फिर जोर से हंसी और बोली, जब पहली बार उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर नौकरी मांगी, तब मुझे उसकी हालत देखकर बहुत सुकून मिला था। मैं चाहती तो उसे उसी समय भगा देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम जिंदगी भर मेरी नौकरानी बनकर रहो और हर दिन वही दर्द महसूस करो जो मैंने बचपन में किया था। मैं चाहती थी कि तुम हर रोज मेरे सामने झुको, मेरे लिए काम करो और मुझे देखकर तुम्हें कभी सच का अंदाजा भी न हो। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में गुस्से की आग जलने लगी, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह शांत रखा, क्योंकि मुझे पता था कि अभी गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा। अगर मैंने एक भी गलती कर दी तो मैं अपने पति तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं बस चुपचाप उसकी हर बात रिकॉर्ड करती रही। कुछ देर के बाद उसने फ़ोन पर कहा, अब मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैंने अलमारी के अंदर खड़े खड़े उसकी हर हरकत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो कुछ देर कमरे में इधर उधर घूमती रही, फिर उसने अपनी अलमारी खोली, कपड़े निकाले और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ ही पल के बाद बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, फिर पानी गिरने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैंने कुछ सेकंड तक बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं की, क्योंकि मैं पूरी तरह यकीन करना चाहती थी कि वो सच में नहा रही है और अभी बाहर आने वाली नहीं है। जब लगातार पानी गिरने की आवाज़ आती रही, तब मैंने बहुत धीरे से अपनी सांसें रोकी और अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। मैंने पहले बाहर झांक कर देखा, पूरा कमरा खाली था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे अलमारी का दरवाज़ा पूरी तरह खोला और बिना कोई आवाज़ किए बाहर कदम रखा। मेरा दिल अब भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं पंजों के बल चलते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंची और बहुत सावधानी से उसे खोला। दरवाजे की हल्की सी आवाज़ सुनकर भी मेरा दिल दहल गया,
लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ लगातार आ रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा भरोसा हुआ कि उसने कुछ नहीं सुना। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई और दरवाज़ा पहले की तरह धीरे से बंद कर दिया। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि मेरे पति आखिर इस घर के नीचे किस जगह कैद हैं। मुझे याद आया कि नीचे जाने वाले हिस्से पर हमेशा बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा बंद रहता है और वहीं जाने से मुझे हमेशा रोका जाता था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि उसी दरवाजे के पीछे मेरे पति कैद हैं। मैंने चारों तरफ देखा, पूरा बंगला बिल्कुल शांत था। माली भी पीछे वाले बगीचे में दिखाई नहीं दे रहा था, शायद वो बाहर वाले हिस्से में काम कर रहा था। मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग दोबारा चेक की ताकि यकीन हो जाए कि सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्डिंग सुरक्षित थी, उसे देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने फ़ोन को अपने कपड़ों के अंदर अच्छी तरह छिपा लिया ताकि अगर कोई मुझे रोककर तलाशी भी ले तो उसे तुरंत न मिले। अब मेरे कदम धीरे-धीरे उस लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ जाने की मुझे हमेशा मनाही थी। लेकिन आज मेरे अंदर डर से ज़्यादा अपने पति को बचाने की चाहत थी। मैं जानती थी कि उस दरवाजे के पीछे सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि मेरे पति की कैद और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मेरा इंतज़ार कर रहा था और अब मैं किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं थी। लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा, अगर मैं अकेले नीचे बने उस कैद खाने में जाने की कोशिश करूंगी और मालकिन को पता चल गया, तो वो मेरे पति को कहीं और ले जाएंगी या फिर उनके साथ कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए सबसे सही रास्ता यही था कि मैं पुलिस की मदद लूं। मेरे पास अब उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें उसने अपने सारे गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल किए थे। यही सबसे बड़ा सबूत था। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और एक बार फिर रिकॉर्डिंग चेक की। कहीं घबराहट में वो डिलीट तो नहीं हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही थी। उसे देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने फ़ोन को अपने कपड़ों के अंदर अच्छी तरह छिपा लिया और धीरे-धीरे घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ एक छोटा-सा दरवाज़ा था, जहाँ से कभी-कभी माली बाहर आता-जाता था। मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा था। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आस-पास कोई नहीं है, तब मैंने बहुत धीरे से वो दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। मेरे हाथ बुरी तरह से काँप रहे थे। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। लेकिन उस समय मेरे मन में सिर्फ़ एक ही बात थी, मुझे हर हाल में अपने पति को बचाना है। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने पीछे देखा तो शायद मेरा हौसला टूट जाएगा। मैं तेज़ कदमों से सड़क की तरफ चलने लगी, फिर धीरे-धीरे दौड़ने लगी। पुलिस स्टेशन उस बंगले से काफ़ी दूर था, लेकिन उस समय मुझे ना दूरी दिखाई दे रही थी और ना ही अपनी थकान। दोपहर की बहुत तेज़ धूप थी, सड़क से गर्म हवा उठ रही थी, सूरज सर के ऊपर आग बरसा रहा था, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं बस लगातार भागती जा रही थी। मेरे पैरों में चप्पल ठीक से नहीं थी। रास्ते में कई बार मैं ठोकर खाकर गिरते-गिरते बची, लेकिन फिर खुद को संभाल कर दोबारा दौड़ने लगी। रास्ते में लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ बहन, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं समय बर्बाद न हो जाए। मैं बस भागती जा रही थी। भागते-भागते मेरी सांसें फूलने लगी, गला पूरी तरह सूख गया था, मेरे होंठ फटने लगे थे। कई घंटों से मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी, लेकिन मुझे प्यास भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ अपने पति का चेहरा था। मैं सोच रही थी, पता नहीं इस समय वो किस हालत में होंगे, क्या उन्हें खाना मिलता होगा, क्या वो जिंदा होंगे, क्या उन्हें पता होगा कि मैं उन्हें बचाने आ रही हूँ। यही सोचकर मैं अपने कदम और तेज कर देती थी। धीरे-धीरे समय बीतता गया, दोपहर शाम में बदलने लगी, सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा, लेकिन मैं लगातार दौड़ती रही। आखिर बहुत देर के बाद मुझे सामने पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। उसे देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे अब मेरे पति को बचाने की उम्मीद मिल गई है। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंची। वहां पहुंचते पहुंचते मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, उनमें कई जगह छाले पड़ चुके थे, कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। मेरी सांस इतनी तेज चल रही थी कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वहां बैठे एक पुलिस वाले ने मुझे पानी दिया। मैंने जल्दी से पानी पिया, तब जाकर थोड़ी हिम्मत आई। तभी वहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझे कुर्सी पर बिठाया। फिर बहुत शांत आवाज़ में पूछा कि क्या बात है बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने रोते-रोते उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी बता दी। मैंने बताया कि कैसे मेरे पति 10-11 महीने पहले अचानक गायब हो गए थे, कैसे मुझे घर से निकलवा दिया गया,
कैसे मुझे उसी औरत के बंगले में नौकरी करनी पड़ी और आज मैंने अपनी आंखों से सच जान लिया कि मेरा पति उसी घर के नीचे बने कैद खाने में बंद है। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन निकाला और कहा, साहब, मेरे पास उसके जुर्म का सबूत भी है। ये कहकर मैंने वो रिकॉर्डिंग चला दी। पूरे कमरे में मालकिन की आवाज़ गूंजने लगी, जिसमें वो अपने सारे गुनाह खुद कबूल कर रही थी। वो बता रही थी कि उसने मेरे पति को कैद करके कहाँ रखा है, उसने नकली पुलिस वालों को भेजा था, उसने मुझे जानबूझकर बेघर किया था और मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। ईमानदार ऑफिसर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर कहा, अब 1 मिनट भी देर नहीं होगी। अगर तुम्हारी बात सच है तो आज ही तुम्हारे पति को उस नरक से बाहर निकालेंगे और उस औरत को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में कई महीनों के बाद पहली बार उम्मीद की चमक लौट आई और मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर मन ही मन प्रार्थना की कि बस अब मेरे राहुल सुरक्षित मिल जाएं। फिर पुलिस वालों ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और बिना एक पल की भी देर किए मेरी रिपोर्ट लिख ली। उस ईमानदार ऑफिसर ने तुरंत अपनी पूरी टीम को तैयार होने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में कई पुलिस वाले और 2 हवलदार वहां आ गए। मैं भी उनके साथ पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं बार बार ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही थी कि बस मेरे पति राहुल सुरक्षित मिल जाएं। थोड़ी ही देर के बाद हम सब उस बड़े बंगले के बाहर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही पुलिस ने पूरे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी वहां से भाग न सके। कुछ पुलिस वाले बाहर ही तैनात हो गए और वो ईमानदार ऑफिसर, 2 हवलदार और मैं उनके साथ बंगले के अंदर चले गए। अंदर जाते ही मालकिन प्रिया हमें देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। ऑफिसर ने उसके सामने मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें उसने अपने सारे गुनाह खुद अपने मुंह से कबूल किए थे। रिकॉर्डिंग सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास अब कुछ भी कहने सुनने के लिए नहीं बचा था। पुलिस ने उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर ऑफिसर ने उससे नीचे बने कैद खाने की चाबी मांगी। पहले तो उसने चाबी देने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से चाबी निकालकर ऑफिसर को दे दी। मैं भी पुलिस वालों के साथ उस लोहे के बड़े दरवाजे की तरफ चली गई, जहां जाने से मुझे हमेशा मना किया जाता था। ऑफिसर ने ताले में चाबी लगाई और जैसे ही ताला खुला, उस भारी दरवाजे ने डरावनी आवाज के साथ धीरे धीरे खुलना शुरू किया। अंदर बहुत अंधेरा था। चारों तरफ सीलन की बदबू फैली हुई थी। हवा भी घुटन भरी थी। हम सब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। तभी मेरी नज़र सामने लोहे की सलाखों वाले एक छोटे से कमरे पर पड़ी। वहां पर एक आदमी बहुत कमजोर हालत में बैठा हुआ था। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ चुके थे। शरीर बिल्कुल सूख गया था। कपड़े फटे हुए थे और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। मैंने जैसे ही उसका चेहरा ध्यान से देखा, मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति राहुल थे। मैं उनका नाम लेकर जोर से रोती हुई उनकी तरफ भागी। उन्होंने भी मेरी आवाज़ सुनी और धीरे धीरे सर उठाकर मेरी तरफ देखा। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई और हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे। इतने महीनों का दर्द जैसे एक ही पल में बाहर निकल आया। पुलिस वालों ने तुरंत उस कैद वाले कमरे का ताला खोला और राहुल को बाहर निकाला। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। 2 पुलिस वालों ने उन्हें सहारा दिया। एक हवलदार ने उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पानी पिया और फिर धीरे धीरे पुलिस को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि कैसे प्रिया ने अपने आदमियों की मदद से उन्हें धोखे से बुलाकर कैद कर लिया था ताकि उनकी पूरी दौलत और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। अब मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग और राहुल का बयान दोनों सबसे बड़े सबूत बन चुके थे। पुलिस ने उसी समय प्रिया को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद कर दिया। मैं सबसे पहले राहुल को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा। धीरे धीरे जब उनकी तबीयत पहले से बेहतर होने लगी, जब वो थोड़ा ठीक होने लग गए, तब मैंने उन्हें वो सारी बातें बताईं जो मैंने अलमारी में छिपकर सुनी थी और कैसे ऊपर वाले ने सही समय पर मुझे सच दिखा दिया। मेरी बातें सुनकर राहुल की आंखें भर आईं। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, शिल्पा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कभी दोबारा देख पाऊंगा। मुझे तो लगने लगा था कि मेरी पूरी जिंदगी इसी कैद खाने में बीत जाएगी, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। उनकी बातें सुनकर भी मैं रो पड़ी और हम दोनों बहुत देर तक साथ बैठे रहे। अब मुझे सबसे बड़ी खुशी इसी बात की थी कि मेरे पति फिर से मेरे साथ थे और हम दोनों सुरक्षित थे।
कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तब राहुल अपनी सौतेली बहन प्रिया से मिलने पुलिस स्टेशन गए। मैं भी उनके साथ थी। प्रिया सर झुकाकर बैठी हुई थी। राहुल उसके सामने जाकर बोले, अगर तुम चाहती तो एक बार मेरे पास आकर मुझसे बात कर सकती थी। अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरी एक सौतेली बहन भी है, तो मैं हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह अपनाता। तुम मुझे अपना दुश्मन समझती रही, लेकिन मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं माना। माँ ने जो फैसला लिया उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। फिर भी तुमने मुझे उसकी सज़ा दी, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपनी बहन ही मानता हूँ। मैंने तुम्हारी ज़मानत करवा दी है और तुम्हारे रहने का भी इंतज़ाम कर दिया। अब तुम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। ये सुनते ही प्रिया फूट-फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं दौलत के लालच में और पुराने दर्द में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे सही और गलत का फ़र्क ही समझ नहीं आया। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राहुल ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि नफ़रत से कभी किसी का भला नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा माफ़ करने और आगे बढ़ने का नाम है। इसके बाद प्रिया वहाँ से चली गई और उसने अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत के साथ जीने का फ़ैसला किया। उधर मैं और राहुल अपने घर वापस आ गए और अब वो घर फिर से खुशियों से भर चुका था। हम दोनों पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते थे, क्योंकि इतने लंबे दुख और इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें हमारी खोई हुई खुशियाँ वापस मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।